सो हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है थ्री फेज़ हाफ वेव और फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पॉलीफेज कंट्रोल रेक्टिफायर। सो बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो अपने को फुल वेव ही पढ़ना है अपने कोर्स में, फुल वेव, लेकिन अपन हाफ वेव को समझते हुए फिर फुल वेव की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो थ्री फेज़ फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के अपन बारे में जानेंगे सबसे पहले, और सॉरी थ्री फेज़ हाफ वेव के बारे में जानेंगे, उसके बाद अपन फुल वेव के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो अपन को इसके अंदर क्या दे रखा है, थ्री फेज़ हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है इसके अंदर कि जो अपना सप्लाई कैसी रहेगी, इसके अंदर थ्री फेज़ रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं अपन डायग्राम के अंदर सप्लाई के जो पॉइंट है, यहाँ पे थ्री फेज़ की सप्लाई है। एक जो VAN, VBN और VCN जो है सप्लाई है, ठीक है। तीनों जो है न्यूट्रल से कनेक्ट है, स्टार कनेक्शन यहाँ पे दे रखा है अपन को, ठीक है। और यहाँ पे अपने ABC 3 पॉइंट अपने दे रखे हैं, उससे अपने थायरिस्टर जो है T1, T2, T3 जो है कनेक्ट कर रखे हैं, और उसको अपन एक रजिस्टिव लोड से आगे सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। P3 क्यों कह रहे हैं अपन इसको, अपने यहाँ पे कितने थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं, 3 थायरिस्टर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या है, इसके अंदर क्या रहता है, जैसे थ्री फेज़ की सप्लाई है तो अपन एक चीज़ जानते हैं, थ्री फेज़ सप्लाई के अंदर जो तीनों जो फेजेज़ होते हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तीनों के अंदर कितना होता है, 120 डिग्री का। मतलब कहने का सेंस ये है कि VAN जो होगी उससे लैग करेगी 120 डिग्री VBN, और उससे भी लैग करेगी 120 डिग्री VCN, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है अपनी थ्री फेज सप्लाई रहती है। अगर मैं सिर्फ VAN की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से जो है VAN रहेगी, ठीक है। VBN की बात करूँ मतलब 120 डिग्री का शिफ्ट लगाना है, मतलब 120 डिग्री का अपन को इसके अंदर कितना लगाना पड़ेगा, शिफ्ट लगाना पड़ेगा। तो अपन को क्या मिलेगी, VBN जो है मिलेगी, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसमें से क्या 120 डिग्री माइनस कर लेते हैं अपन, तो अपनी क्या रहती है इस तरीके से जो VBN की अपन को शेप मिलेगी, और उसमें से भी 120 डिग्री माइनस करें मतलब 240 डिग्री अगर माइनस करें तो ये वाली जो VCN की जो है वो अपन को शेप मिलेगी। ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो है अपनी जो है थ्री फेज़ के अंदर जो सप्लाई है वो किस तरीके से 120 डिग्री लैग करती है एक दूसरे से। सो अगर सप्लाई की अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से रहेगी। एक जो है लाइन की सप्लाई जो रहेगी, ये तीनों लाइन है, ठीक है। लाइन के बीच के जो है वोल्टेज है VAN, VBN, VCN, तीनों जो कैसे कर रहे हैं एक दूसरे से 120 डिग्री लैग में चल रहे हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो है सप्लाई की जो ग्राफ है वो बनेगा ओमेगा टी के साथ में। अब होता क्या है इसके अंदर एक्चुअली, जैसे तीन अपन यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं इसके अंदर, तो जब अपन थायरिस्टर T1 है, थायरिस्टर T2, थायरिस्टर T3, तीन यहाँ पे अपन थायरिस्टर यहाँ पे लगा रखे हैं। तो जब पहले वाली जो सप्लाई यहाँ से जाएगी, ठीक है, एक सप्लाई यहाँ से जा रही है यहाँ से, ठीक है, दूसरी सप्लाई यहाँ से जा रही है, तीसरी सप्लाई यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो पहले केस के अंदर क्या हो रहा है, जब अपन इसके अंदर डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो सबसे पहली जो यहाँ पे अपन को जाती हुई दिख रही है वो कौन सी है, VCN जो है ना वो यहाँ से जाती हुई दिख रही है। कहने का सेंस ये है कि जो VCN की वैल्यू है जो हाई है, तो पहले जो और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे है, इनका फिर यहाँ पे, फिर इनका यहाँ पे, इनका यहाँ पे, इस तरीके से जो है इंटरसेक्शन पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं ये अपने लिए बहुत ही काम के होते हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ, अगर अपन हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, मतलब कहने का सेंस क्या है, जो नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं ना ये अपन छोड़ देंगे, क्योंकि जो अपना जो रेक्टिफायर है वो कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, मतलब नेगेटिव पल्सेस के ऊपर ये वर्क नहीं करेगा, ये सब पार्ट वैसे भी ज़ीरो रहेगा। क्योंकि जब भी यहाँ से पॉजिटिव हाफ में ही साइकिल के लिए भेजेगा, जब भी इसमें से नेगेटिव हाफ निकलेगा इसका, तो जो है थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ के अंदर कैसा रहेगा, अगर ऐसी कोई सप्लाई इसके अंदर आती है तो तीनों थायरिस्टर जो है रिवर्स बायस के अंदर रहेंगे, इस वजह से जो है नेगेटिव पॉइंट के लिए जो है वर्क नहीं करेगा, नेगेटिव वोल्टेज के लिए अपने थायरिस्टर वर्क नहीं करेंगे। सो नीचे वाले जो सारे पॉइंट है ना वो अपन छोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और जब फुल वेव की बात करेंगे ना उस टाइम अपन नीचे वाला पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सब छोड़ रहे हैं। फिर ऊपर वाले पॉइंट है उनकी बात करेंगे, ये सब अपन भूल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो ये वाला है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन कर रहे हैं A और B, ठीक है। सबसे पहले कैसी आई, VCN जो है वो चलेगी, सबसे पहले जो VCN है इसमें से ये वोल्टेज पास होगा कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अभी ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ये होता है π/6, ठीक है, ये होता है π/6, जहाँ पे ये AN और VCN दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अपने यहाँ से जब सप्लाई दे रही है, इसी सप्लाई जब जा रही है तो VCN जो है कि वैल्यू VAN से ज़्यादा रहेगी, कहाँ तक, जब तक कि जो है एंगल कितना है π/6 डिग्री है, और π/6 के बाद VAN जो है वो जो है सप्लाई देगा, जिसकी वोल्टेज जो ज़्यादा वोल्टेज होगा वही सप्लाई देगा,
है ना, वो सप्लाई वोल्टेज की तरह काम करेगा। उसके बाद कौन सी आ रही, उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, मतलब जो भी पाई बाय 6 है ना, ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके अंदर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे जो है ये ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सप्लाई कौन सी आ रही है यहाँ पे, VBN। उसके बाद VBN जो है यहाँ पे सप्लाई जो है नेक्स्ट आएगी, और उसके बाद वापस कौन आ जाएगा, VCN आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से जो है इनकी जो वो कह सकते हैं कि अपन सप्लाई जो है अपने जो सोर्स से लोड को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, सबसे पहले जो VCN है 5/6 तक वो कंडक्ट करेगा, फिर अगले साइकिल के लिए कौन कंडक्ट करेगा, VAN कंडक्ट करेगा। इस तरीके से, मतलब ये आप ऊपर का देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर की सप्लाई जो ज़्यादा सप्लाई वाला होगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा वो वर्क करेगा, तो पहले VCN वर्क करेगा, फिर नेक्स्ट कौन वर्क करेगा, VAN वर्क करेगा, फिर VBN वर्क करेगा, फिर VCN वापस आ जाएगा, ऐसे वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज जो है डिस्ट्रीब्यूट रहेगा अपने लोड के ऊपर। ठीक है, अब अपना यहाँ पर लोड कैसा है, लोड अपना है यहाँ पे कैसा है, R लोड यहाँ पर अपन ने लगा रखा है। ठीक है, R लोड जो है वो अपन ने यहाँ पे लगा रखा है। तो रजिस्टिव लोड के अंदर क्या रहेगा, ये जो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अपन जो लोड अगर वोल्टेज की अपन बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा, लोड वोल्टेज। सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे इसको फॉलो किया, फिर ये क्या है कि अपन ने इसको अगर ट्रिगरिंग पल्स लीड दी है, कहने का सेंस ये, अगर अपन यहाँ पे अगर अल्फा अगर अपन 0 रखते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी अपन ट्रिगरिंग पल्स नहीं दे रहे हैं, सीधा डायोड की अगर तरह वर्क कर रहा है अपना, अगर थायरिस्टर सीधा डायोड की तरह वर्क कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे सीधा सीधा जो वोल्टेज अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है ना, जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो डायरेक्ट लोड के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं, तीनों के अंदर अगर अपन ट्रिगरिंग पल्स दे रहे हैं जो कि सेम होगा, तीनों के लिए वैल्यू तीनों की सेम रहेगी, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है ये अपना 5/6 जो है ना वो अल्फ़ा के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वोल्टेज यहाँ तक इसको फॉलो करेगा, उसके बाद 5/6 कहने का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री जो है उसके अंदर अल्फ़ा के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 5/6 है ना वो अपने अल्फ़ा के अंदर ऐड हो जाएगा, जितना भी अपन अल्फ़ा देंगे। और अल्फ़ा अगर 0 होगा तो फिर अपना कंटिन्यूस कंडक्शन आ जाएगा इस तरीके से, सीधा 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 जो है वो फॉलो करेगा। लेकिन अल्फ़ा 0 नहीं तो क्या होगा, वोल्टेज कैसा रहेगा, पहले फॉलो करेगा इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, अब कहाँ तक फॉलो करेगा, मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर ज़्यादा जा रही है, मान लो कि अल्फ़ा की वैल्यू जैसे अपन कह रहे हैं कि 5/6 प्लस अल्फ़ा है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो पल्स काम करती है 5/6 प्लस अल्फ़ा पे काम करती है, क्यों, क्योंकि 5/6 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले VCN जो है वो यहाँ तक इसको फॉलो करेगा। अब अगर अपन कहें कि अपन जो नेक्स्ट जो है VAN इसको ट्रिगर कर रहे हैं इस एंगल के ऊपर, अब इस एंगल के ऊपर आप ट्रिगर कर रहे हैं, तो जब तक ये ट्रिगर नहीं हुआ तब तक तो जो पिछली वाली जो लाइन वोल्टेज है वो चलती रहेगी, मतलब कहने का सेंस क्या है, इसको फॉलो करेगी। तो यहाँ से ये वोल्टेज पूरा पूरा फॉलो हो गया। ठीक है, अब आपने इसको ट्रिगरिंग पल्स दी है कुछ टाइम के बाद में, तो वो एंगल जो होगा उसके बाद जो है नेक्स्ट पल्स जो है अपनी वर्क करना स्टार्ट करेगी इस तरीके से, इस तरीके से। समझ में आई बात। सो इस तरीके से जो है ये काम चलता है ना, कहने का सेंस। और अगर अल्फ़ा इस तरीके से कुछ हो कि जो सीधी अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो कि जो सीधे नेक्स्ट पल्स को फॉलो करे, कहने का सेंस ये कि अल्फ़ा अगर कुछ इस तरीके से भी इसमें हो सकता है, जैसे 5/6 प्लस अल्फ़ा जो 5/6 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू अगर थोड़ी अपन कम रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही VCN यहाँ पे ख़त्म होगी तो नेक्स्ट पल्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पल्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट पल्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू अपन बहुत ही कम रख दें, 0 ही रख दें, तब क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम रखने पर सीधा सीधा जो है, जो कहने का मतलब अगर थायरिस्टर की जगह डायोड लगाओ तो सीधा सीधा जो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है ना, मैक्सिमम वोल्टेज वो अप्लाई हो जाएगा अपने लोड के ऊपर। ठीक है, सो इस तरीके से है जो कुछ अपना जो है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर जो वर्क करता है। और इसके अंदर अपन साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे पल्स के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है, अपना जो लोड के ऊपर वोल्टेज है उसके ऊपर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, उसके ऊपर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 रहेगी तो सीधा सीधा क्या रहेगा, थायरिस्टर की तरह वर्क करेगा अपना, थायरिस्टर जो है डायोड की तरह वर्क करेगा, और सीधा जो है सोर्स वोल्टेज जो अपने लगा रखा है उसमें हाईएस्ट वोल्टेज जो अपने लोड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे पल्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, पल्स की जो है जो अपन कह सकते हैं कि ग्राफ है वो इस तरीके से ओमेगा टी के साथ में चेंज होगा, है ना। अब कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि अपनी अल्फ़ा की वैल्यू है वो कितनी, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है तो सीधा सीधा जो है अपना सोर्स वोल्टेज वही आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तब, और अल्फ़ा की वैल्यू कम है तो कंटिन्यूस कंडक्शन हो सकता है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर बढ़ गई तो फिर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन, जिसका डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का अपना डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, इस अपने डिसकंटिन्यूस कंडक्शन का ही डायग्राम अपन देख रहे हैं। ठीक है,
अब अगर अपन बात करें कि करंट क्या रहेगी, तो करंट अपन जानते ही हैं, डीसी करंट अगर अपन एक देखें जो अपने लोड के अंदर करंट क्या रहेगी, तो करंट क्या रहती है, ठीक है। करंट क्या करेगी इसके अंदर, वोल्टेज को थोड़ा लैग करेगी और कितना रहेगी, डिवाइड बाई आर, वी डिवाइड बाई आर, और कुछ वोल्टेज जो है वो लैग करेगी। तो बेसिकली कह सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से जो है करंट का भी जो है डायग्राम आएगा लोड के अंदर, ठीक है। और अगर अपन सिर्फ एक थैरिस्टर की अगर अपन बात करें, तीनों की अगर अपन बात नहीं करें, अगर मान लो कि अपन को थैरिस्टर करंट निकालनी है एक के अंदर, तो ये क्या 3 टाइम्स जो आ रहा है ना, उसका एक ही टाइम्स होगी, वो होगी अपनी थैरिस्टर करंट होगी, ठीक है। तीनों एक साथ नहीं आएगी, एक ही जो होगी वो आ जाएगी थैरिस्टर करंट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये तो तीनों के अंदर बताई जा रही है ना, ये यहाँ तक 2 पाई तक अपन साइकिल देख रहे हैं, उसमें एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से आई, तीनों को मिला के बनाई गई है। जबकि अगर अपन सिर्फ सिंगल थैरिस्टर की बात करेंगे तो सिर्फ एक को बताएंगे तो इस तरीके से कुछ आएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो होता है अपना कुछ होता है बच्चों, ये जो है अपना है क्या है, 3 फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अपन पॉजिटिव पल्स को ही कंट्रोल कर रहे हैं। अपना थैरिस्टर कितने नंबर ऑफ थैरिस्टर कितने यूज़ किए, 3 जो है नंबर ऑफ थैरिस्टर यूज़ किए। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, अपने फुल कंट्रोल के अंदर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि सिर्फ अपना रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड के अंदर क्या होता है, जो इंडक्टिव पार्ट है अपने लोड के अंदर वो 0 है। कहने का सेंस ये वोल्टेज कभी भी अपना नेगेटिव नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। और जो इंडक्टर के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर रजिस्टिव लोड होता है वी एन जो होता है उसको अपन कैसे लिखते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी, वी में जो मैक्सिमम वोल्टेज इंटू साइन ओमेगा टी, और वी बी एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इससे 120 डिग्री के लैग करेगा वी बी एन, और वी सी एन जो इससे 240 डिग्री लैग करेगा वी एन से। तो इस तरीके से जो 3 इक्वेशन निकल के आती है तीनों वोल्टेज की, और इनमें से जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो अपने लोड के ऊपर अप्लाई रहेगा। तो अपन बात करते हैं इसकी जो डीसी वोल्टेज है, मतलब लोड के ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है उसका, जिसको अपन एवरेज वोल्टेज ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से निकलेगा, अगर उसकी अपन बात करें तो अपनी चीज़ अपन डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है अपना जो है 2 पाई जो साइकिल है उसके अंदर 3 जो है वोल्टेज की जो वेवफॉर्म अपन देख सकते हैं। या फिर अगर कंटिन्यूस कंडक्शन भी होता तो फिर अपन किस तरीके से देखते हैं, 3 वेवफॉर्म इसके अंदर आती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से 2 पाई तक, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अपना जो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डीसी वोल्टेज का ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं। अगर अपन ऐसा मान के चलें कि जो वी ए एन है वो कंडक्ट कर रहा है अभी के लिए, ठीक है, वी ए एन कंडक्ट कर रहा है, तो वी एन की जो है इक्वेशन क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी एन साइन ओमेगा टी, अगर अपन इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहिए तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। जिस साइकिल के अंदर ही कंडक्ट कर रहा है तो ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा, है ना। जो 2 पाई की जो इक्वेशन है उसमें कि कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है ये अपन को जानना है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा जो अपन ने जाना है, 30 डिग्री प्लस अल्फ़ा से 180 डिग्री तक ही कंडक्ट कर रहा है। डायग्राम में अपन साफ साफ देख सकते हैं, वी ए एन कंडक्ट कर रहा है। कहने का सेंस क्या है, इस वाले साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस 30 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये पाई तक जा रहा है, मतलब 180 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। पाई तक जा रहा है मतलब 180 डिग्री तक जा रहा है। तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, 30 प्लस अल्फ़ा, और कहाँ तक जा रहा है, 180 डिग्री तक जा रहा है। तो इसके बीच में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और कंप्लीट साइकिल है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 पाई, 2 पाई के अंदर जो वी ए एन है उसका पार्ट कितना है, वी ए एन जो सप्लाई कर रहा है उसका 1/3 पार्ट है। मतलब कह सकते हैं कि वी एन जो है 2 पाई बाई 3 के अंदर कंडक्ट कर रहा है। तो इसी से अपन डिवाइड कर देंगे डीसी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 2 पाई बाई 3 से इसको डिवाइड कर दिया और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस 30 से लेके 180 डिग्री तक। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, 3 वी एम डिवाइड बाई 2 पाई। वी एम जो है ये कांस्टेंट अपन बाहर लेके आ गए, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन था माइनस कॉस ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अल्फ़ा प्लस 30 से 180 डिग्री। ये अपन यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दी। अब इस इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 180 डिग्री डालेंगे, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 यहाँ पे आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस 30 यहाँ पे डालेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस 30 कितना होता है, ये अपन यहाँ पे लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। तो ये जो है अपनी क्या है, डीसी वोल्टेज की इक्वेशन निकल के आई। डीसी वोल्टेज की इक्वेशन यहाँ पे कह सकते हैं एवरेज वोल्टेज जो है लोड के ऊपर वो निकल के आया, क्या वैल्यू आई, 3 वी एम डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री। अब अगर कंटिन्यूस कंडक्शन आपको बोला जाए इसके अंदर, अब तो देखो बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर अपन को ये बोले कि यहाँ पे जो है अपना कंडक्शन जो है कंटिन्यूस है और अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो आपका डीसी वोल्टेज कितना होगा। इस डायग्राम के अंदर आपको बोले कि कंटिन्यूस कंडक्शन इस तरीके से दे दे,
तो आप समझ जाना कंटिन्यूस कंडक्शन कहने का सेंस क्या है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0। तो अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो बस सीधा डीसी वोल्टेज अपन को अगर निकालने का बोले तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो। 0 डालते ही इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। एवरेज वोल्टेज कितना है, 3 Vm डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, वो इसमें वैल्यू डाल दो, VDC जो भी एवरेज वोल्टेज है लोड के ऊपर वो निकल आएगा। और अगर अल्फा की वैल्यू कुछ और दे रखी है तो वो आप उसमें डालो, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उस हिसाब से डीसी वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करंट पूछेंगे तो क्या हो, करंट वेरी इजी, इसी के अंदर R से डिवाइड कर दो। ये जो डीसी वोल्टेज निकल के आया अपने लोड के अंदर अगर करंट पूछे तो इसे रेजिस्टर से डिवाइड कर दो वोल्टेज से को, तो जो है लोड करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो इस तरीके से जो है स्टूडेंट अपना कुछ कह सकते हैं कि 3 फेज़ हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर कह सकते हैं अपन वर्क करते हैं, है ना। इस तरीके से जो है वर्क करते हैं। अब अगर RL लोड होगा तब क्या होगा, RL जब लोड होगा तब उस केस में क्या होगा, है ना। RL लोड के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, RL लोड जब होगा तब क्या होगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि RL जब लोड है इस वाली इक्वेशन के अंदर, जैसे पर आपको एक डायग्राम बताऊँ मैं इसके अंदर। सो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है ये चीज़ भी। RL जब लोड होता है इसके बारे में अपन जानते हैं कि जब भी इंडक्टर अगर लगा रहेगा अपने लोड में तो अपनी जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होती है नेगेटिव के अंदर। क्यों, क्योंकि अपना जो इंडक्टर है वो भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर जो है अपना ये भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को स्टोर करने के कारण क्या होता है, करंट की डायरेक्शन को तो चेंज नहीं करने देगा, करंट की डायरेक्शन तो लोड के अंदर यही रहेगी। लेकिन जो वोल्टेज है ये क्या करेगा, वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स कर देगा खुद की जो है इंडक्टेंस के कारण। मतलब क्या करेगा, सप्लाई करना स्टार्ट करेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इस वजह से कुछ पार्ट अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है नेगेटिव में जाएगा आउटपुट के अंदर, और पोलरिटी एक्चुअली चेंज हो जाएगी, कहने का सेंस ये है। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाए तब तक जो है कुछ पार्ट जो है एनर्जी उसके अंदर जो है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो है कंडक्शन करेगा। सो कुछ बीटा एंगल तक जो है एक्सटेंड होती है अपने वोल्टेज की वैल्यू, बीटा एंगल तक एक्सटेंड होती है अपने वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, अब होता ऐसा है, ये जो बीटा एंगल है हालांकि बीटा एंगल तक एक्सटेंड होती है, लेकिन अगर अपन कंटिन्यूस कंडक्शन की बात करें, मतलब जब इस वेव फॉर्म ही खत्म हो तो अगली वेव फॉर्म स्टार्ट हो, इस तरीके से अगर अपन कंटिन्यूस कंडक्शन की बात करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, है ना। उस केस के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस कंडक्शन के अंदर बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री प्लस अल्फा, है ना। कंटिन्यूस कंडक्शन अगर अपन को बोला जाए तो क्या होगा, उस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगी, है ना। एक सेकेंड, हाँ मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितनी हो जाएगी, 30 प्लस अल्फा हो जाएगी। ठीक है, और अगर अपन नेक्स्ट की अपन बात करें तो अपनी जो है टोटल अपन जानते हैं कि टोटल जो साइकिल है 2 पाई की है ना, 360 डिग्री की है, और हर साइकिल वर्क कर रही है 120 डिग्री एंगल के लिए। ठीक है, टोटल 360 तो हर साइकिल कितने की हुई, अगर अपन AN की बात करें तो वो 120 चलेगा, BN की बात करें वो 120 डिग्री चलेगा, CN की बात करें 120 डिग्री चलेगा। तो कहने का सेंस ये, अगर मैं केवल इस वाली वेवफॉर्म की बात करूँगा, AN की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट कितना जाएगा, ये स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर कंटिन्यूस कंडक्शन है तो 30 प्लस अल्फ़ा, और कहाँ पर ख़त्म होगी, मतलब 120 डिग्री की कंडक्शन है, मतलब 30 प्लस अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके से जो एक ही वेवफॉर्म परफॉर्म करेगी। और बाकी जो है अगर लोड करंट की बात करें तो लोड करंट इसके अंदर कैसी आएगी, एक तरीके से कांस्टेंट आएगी। और अगर केवल थायरिस्टर करंट की अपन बात करें तो एक इस तरीके से जो पल्स आएगी। सो अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो DC वोल्टेज है वो किस तरीके से अपन निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन यहाँ पे बात करें, सबसे पहले अपन सारा के सारा गेम वही रहेगा इसके अंदर, सारा के सारा गेम वही रहेगा। कहने का सेंस क्या है, 2π/3 तो आएगा ही यहाँ पे, क्योंकि 2π डिग्री 2π जो अपना एंगल है उसके अंदर 1/3 पार्ट कितना है, AN का है। ठीक है, और AN की जो वोल्टेज है वो कितना है, Vm sin ω t dω जो है Vm sin ω t जो है उसकी वोल्टेज इक्वेशन है। और कहाँ से कहाँ तक का कंडक्शन है, 30 प्लस अल्फा से लेकर 30 प्लस अल्फा 120 डिग्री तक। ठीक है, ये इसका कंडक्शन टाइम पीरियड है। तो अगर अपन एवरेज वोल्टेज निकालना चाहे तो अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, कॉस का Vm तो बाहर आ जाएगा, तो 3Vm डिवाइड बाई 2 पाई माइनस कॉस ω t। इसका जो है कंटिन्यूस कंडक्शन के लिए अगर अपन देखें तो 30 प्लस अल्फा से लेके 150 प्लस अल्फा है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से बन के आएगा। अब कॉस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले अपन इसको देखेंगे 150 प्लस अल्फा, और यहाँ पे दूसरा है 30 प्लस अल्फा। तो कॉस 150 प्लस अल्फा कितना होता है,
cos 150 प्लस एल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, मतलब अब अगर अपन इन दोनों चीज़ों को अगर अपन सॉल्व करें तो कितनी हो जाएगी, इसको 150 को अपन लिख सकते हैं ना 180 माइनस 30 डिग्री इस तरीके से, तो वो भी कितनी हो जाएगी 180 माइनस अगर 30 लिखेंगे अपन उसको तो वो भी इसके बराबर एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगी और साइन कैसा हो जाएगा उसका, नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 180 वाले सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में ऐड हो जाएगी, मतलब इसको ऐसे लिख सकेंगे अपन 2 cos 30 प्लस एल्फ़ा, ठीक है। अब उसका अपन जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √3 डिवाइड बाई 2 cos एल्फ़ा और इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो √3 डिवाइड बाई √3 cos एल्फ़ा निकल के आएगी, और √3 cos एल्फ़ा इस तरीके से आगे आ जाएगा और 3 Vm बाई 2 पाई जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो है डीसी इक्वेशन जो है निकल के आएगी वोल्टेज की, या अपन कह सकते हैं कि एवरेज वोल्टेज निकल के आएगा। अपन करंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इसकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से जो है RL लोड जो है कंडक्ट करता है। अब अगर यहाँ पे बीटा जो होता है ना, कंटिन्यूस कंडक्शन अगर अपन नहीं लेंगे ना तो बीटा लिखेंगे, ठीक है। बीटा तक अगर कंडक्ट करेंगे ना तो अपन बीटा लिखेंगे। कहने का सेंस क्या है, जहाँ पे अपन 30 प्लस एल्फ़ा से तो अपन कंडक्शन स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कंडक्शन ख़त्म कहाँ हो रहा है, अगर कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं है तो इक्वेशन में चेंज क्या आएगा, इक्वेशन में चेंज ये आएगा कि यहाँ पे जो आपने 30 प्लस एल्फ़ा लिखा है ना, 120 प्लस बीटा लिखना है इसकी जगह, 30 प्लस एल्फ़ा हटा के बीटा लिखना है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन आप करके देखना और उसके रिजल्ट्स भी आप देखना। वैसे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। सो ये तो हो गया अपना हाफ कंट्रोल के बारे में। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स फुल कंट्रोल के बारे में। सो स्टूडेंट अब अपन बात करेंगे फुल कंट्रोल के बारे में। फुल कंट्रोल का जो कुछ डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। आपको अगर हाफ कंट्रोल समझ में आ गया है तो फुल कंट्रोल बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये है कि नेगेटिव साइकिल के अंदर भी कंडक्ट करेगा और कंडक्शन टाइम पीरियड है वो और कम होगा पिछली बार से। जहाँ 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रही थी वहाँ और ज़्यादा कम के लिए कंडक्ट करेगी, है ना। जहाँ अपन डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो रहा है 6 पल्स जो है कंडक्ट करेगी टोटल, वहाँ पे 3 पल्स कंडक्ट करी थी एक साइकिल के अंदर, तो 120 डिग्री आ रहा था, 2 पाई डिवाइड बाय 3 कर रहे थे अपन। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 2 पाई डिवाइड बाय 6 करेंगे, है ना, 2 पाई डिवाइड बाय 6 करेंगे यहाँ पे। तो 60 डिग्री के लिए जो है एक पल्स कंडक्ट करेगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके से होगा वो अपन देखते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 जो है लाइन वोल्टेज अपन लगा रखे हैं और इस तरीके से जो थ्रेस्टर यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना लोड लगा रखा है जिसके अंदर करंट जाएगी। RL लोड के लिए अपन ये कर रहे हैं अभी। सो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए सबसे पहले इस तरीके से कुछ कंडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। कोई भी 2 फेज़ जो है कंडक्ट करेगी, ठीक है। फिर इसी साइकिल में जब इस थ्रेस्टर को ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट में ये इसके साथ कंडक्ट करेगी। और फिर अगली अगर साइकिल की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, VBN है, यहाँ से IB निकलेगी और इस तरीके से जाएगी और फिर T4 से अगर आती है तो इस तरीके से आएगी, और अगर T4 से आती है तो इस तरीके से आएगी, और अगर T जो है 6 से आती तो कुछ इस तरीके से आएगी वापस रिटर्न में, ठीक है। क्योंकि एक जो थ्रेस्टर के साथ 2 थ्रेस्टर हमेशा कंडक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ हाफ के लिए ये करेगा, कुछ हाफ के लिए ये करेगा, ये दोनों इसके साथ कंडक्ट करेंगे पूरा अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए। और फिर बाद में T3 जो है ये दोनों इसके साथ कंडक्ट करेंगे, और T जो 5 है वो 6 और 4 के साथ कंडक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि अपन को सर्किट कंप्लीट करना है। अगर एक तरीके से अपन देखें तो इस तरीके से कभी सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन को पूरा सर्किट अगर कंप्लीट करना तो क्या होगा, एक बार जो कंडक्शन होगा इसके साथ होगा और फिर नेक्स्ट जो है साइकिल के लिए कंडक्शन इसके साथ होगा इस तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है इसके अंदर जो कंडक्शन है, जो एक साइकिल है, ये जो अपना है अपन देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज जो है इस तरीके से कुछ आ रहा है जिसके अंदर ये VAN है, उसके बाद ये जो है इस तरीके से जा रही है, फिर उसके बाद 120 डिग्री इसके अंदर इस तरीके से होगा कि सबसे पहले AN की अपन बात करें तो इस तरीके से है, फिर 120 के बाद ये आ जाएगी B वाली, और फिर C आ जाएगी उसके 120 के बाद में। तो इस तरीके से जो साइकिल चलती है। लेकिन अब इसमें क्या आएगी, नेगेटिव हाफ को भी अपन कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहने का सेंस ये है कि नेगेटिव हाफ वाली भी काउंट में आएगी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले VCN कंडक्ट करेगी, फिर जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो है AN कंडक्ट करेगी। लेकिन उसके बाद क्या है, इतना कंडक्ट करने के बाद में ये वाली जो नीचे वाली जो पॉजिटिव हाफ है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो कंडक्ट करने लग जाएगी। सो कुछ इस तरीके जो अपनी साइकिल्स इसके अंदर चलती है ना।
कुछ इस तरीके से जो अपनी साइकिल इसके अंदर चलती है, मतलब कहने का सेंस इस तरीके से है कि सबसे पहले जो है ये वाली कंडक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉजिटिव हाफ जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा ये कंडक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा रही तो ये आ जाएगी, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ज़्यादा रही तो ये आ जाएगी, फिर उसके नेक्स्ट जो है ये आ जाएगी, है ना। सो कुछ इस तरीके से जो है इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और ये जो अपन नीचे जो बना रहे हैं ना, ये कैसे कैसे आ जाएगी, ये वापस जो थायरिस्टर है उसके कारण कैसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है इसके अंदर कंडक्शन होता है, ठीक है। और अपन डायग्राम की बात करें तो कुछ डायग्राम इस तरीके से होगा आउटपुट का, जिसमें सबसे पहले क्या होगा VCN, फिर V, मतलब अगर वोल्टेज अपन माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे VAB निकल के आएगा, VAB, फिर VAC और VBC। इस तरीके से जो कंडक्शन इनका चलेगा। तो स्टूडेंट अब अगर अपन बात करें कि इसकी जो वोल्टेज है वो किस तरीके से रहेंगे, उसकी अगर अपन बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहेगा, अपन ने एक चीज़ देखी है इसके अंदर वोल्टेज, DC वोल्टेज की अपन बात करेंगे तो जैसे 3 फेज़ वोल्टेज है ये, सबसे पहले तो अपन इसके अंदर जानेंगे कि वोल्टेज जो है VS है, VS की वैल्यू कितनी होगी, VAB की अगर बात करूँ मैं सर, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, लाइन वोल्टेज ले रहे थे, क्योंकि जो है अपन लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन से सप्लाई कर रहे थे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फेज़ वोल्टेज जो है वो लेंगे। फेज़ वोल्टेज कहने का मतलब ये है VS है, यहाँ पर VAB लेंगे। VAB की वैल्यू कितनी होती है, √3 VM sin ωt + 30 डिग्री। ये जो अपन फेज़ वोल्टेज है यहाँ पे काम में लेंगे, ठीक है। अब फेज़ वोल्टेज यहाँ पे काम में लेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, सबसे पहले जो है VS जो है कहाँ से कहाँ तक उसका कंडक्शन हो रहा है, एक तो α + π/6 वो तो सेम ही है, लेकिन वहाँ से कहाँ हो रहा है, वहाँ से वो जो है 60 डिग्री और कंडक्ट करेगी। कहने का सेंस ये है, ये जो एंगल है ना इसमें 60 डिग्री और ऐड कर दो। 60 डिग्री ऐड करेंगे मतलब α + π/6 और 60 डिग्री कितना होता है, π/3, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे π/6 और π/3 तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 3π/6 मतलब π/2, क्योंकि हर जो साइकिल है, हर जो वोल्टेज है वो कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, सिर्फ 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। कह सकते हैं कि हर जो फेज वोल्टेज है वो 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। जो सिंगल फेज मतलब जो हाफ वेव था उसमें 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे किसके लिए कंडक्ट कर रहा है, केवल 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। तो π/2 जो है ना वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, अल्फा के अंदर। यहाँ पर π/2 जो है ना α + π/2 तक चलेगा, α + π/6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जो अपन बात करें कंडक्शन की, अपन बात करें तो वहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, कंप्लीट जो साइकिल है तो कितने की 2π की साइकिल थी, और हाफ वेव के अंदर जो अपन देख रहे थे, हाफ वेव कंट्रोल के अंदर, 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल के अंदर 2π की साइकिल थी। हर वेव जो है तीसरे भाग के लिए कंडक्ट करी, तो 2π को अपन 3 से डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे जो है 6 पार्ट के लिए कंडक्ट करेगी, है ना। और जो वेव है 6 पार्ट के लिए कंडक्ट करेगी, तो जो 2π/6 से अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 6 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और 2π नीचे आ जाएगा। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, V जो DC वोल्टेज, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, इसको सॉल्व करना, इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से कुछ निकल के आएगा 3√3 VM डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका इंटीग्रेशन जो है सॉल्व होकर निकल के आएगा 3√3 VM डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। अब जो है इसका अगर RMS वोल्ट, ये तो अपना DC वोल्टेज हो गया, या फिर कह सकते हैं कि वो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आएगा वो आ गया। RMS वोल्टेज अपन को √2 वैल्यू इसकी निकालनी, तो सिंपल सा इसका √2 निकाल दो, जो भी अपना ये वोल्टेज है इसका √2 की वैल्यू निकाल दो, तो उसकी RMS वैल्यू निकल के आ जाएगी। और उस RMS वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो अपनी वैल्यू कितनी निकल के आती है, √3 VM 1/2 + 3√3 डिवाइडेड 4π cos 2 अल्फा की पावर 1/2। अब ऐसा है कि ये जो 3 फेज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कम पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर काउंट होते ही है। सो अपना जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंगल फेज़ वाला है, और 3 फेज़ के बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। किस तरीके से उनका कंडक्शन होता है, किस तरीके से उनका ग्राफ बनता है, इन सब चीज़ों के उनको पूरी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से जो है इक्वेशन अपनी जो निकल के आती हैं। और इसके अंदर हाँ बस ये एक चीज़ अपन ये जान सकते हैं कि जो कंडक्शन है वो कहाँ का हुआ है, क्वाड्रेंट पॉइंट और क्वाड्रेंट 4 के अंदर जो कंडक्शन हुआ है ना। क्योंकि वो करंट है ना उसकी वैल्यू जो लोड के अंदर हमेशा सेम रही है, लेकिन वोल्टेज जो है वो वेरी किया, पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो है अपना ऑपरेशन चलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए अब इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर चॉपर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।